जैसी करनी वैसी भरनी। सुलोचना भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से बीना ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि उसने सुबह नाश्ते में पोहे बनाए थे, वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सुलोचना दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर बीना ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। बहुत भूख से परेशान सुलोचना बीना के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सुलोचना का कहना सुनकर बीना मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, उसे खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाजार जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर सुलोचना का मन उदास हो गया। फिर सुलोचना धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। बीना गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? फिर बीना किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सुलोचना के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर बीना घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी वह खराब हो गए थे। उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। सुलोचना ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम-गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई। उसके बाद किचन और सब बर्तन साफ कर दिए और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। बीना ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सुलोचना अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा सोनू उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्चे में थोड़ी मदद मिल होगी। सुलोचना बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद सोनू गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सुलोचना चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वह तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? सोनू बोला, माँ, तू आंगन की टॉयलेट में जाकर, तू तो घर ही रहती है ना, जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं, उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? सुलोचना कुछ क्षण शांत रही और
सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर सोनू बोला, नहीं माँ, वो रूम हम किराए पर नहीं दे सकते। वह हमने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि बीना के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सुलोचना सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे के ऊपर आश्रित है। इसलिए सोनू ने जो कहा उस पर सुलोचना ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। इधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वह उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम विनोद था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज बीना और सोनू सुलोचना के साथ कैसा सलूक करते हैं वह देखा करता था। वह देखकर उसको बुरा लगता था। धीरे धीरे सुलोचना विनोद को अपने बेटे जैसा मानने लगी। विनोद भी आते जाते सुलोचना का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। सोनू और बीना को सुलोचना से कुछ लेना देना नहीं था। बीना बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सुलोचना तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके पास रहना पड़ता था। कभी कभी सुलोचना को बहुत रोना आता था। सुलोचना विनोद को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वह ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब सोनू को उन्होंने घर खर्चे में मदद किया करो ऐसा कहा। यह बातें सुलोचना के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे सोनू अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे तो सोनू पैसे बचाने चाहिए, इसलिए सोनू आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब सोनू ने उनकी गोलियों औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सुलोचना बहुत घबरा गई और वह भाग कर गई और सोनू के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य
बहुत बिगड़ गया है। चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर सोनू ने कहा, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसे कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सुलोचना रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। सोनू रोने का नाटक करने लगा। बीना तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसे इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ सुलोचना को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसलिए सुलोचना की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वह कहना चाहती थी कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे पति के मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाकर्म कर दिया गया। सुलोचना के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, सोनू ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद बीना और सोनू का व्यवहार बहुत बदल गया था। सुलोचना को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार विनोद उसके पास आया और सुलोचना को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर सुलोचना की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सुलोचना बीना और सोनू के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सुलोचना का कहना सुनकर बीना बहुत खुश हुई। सोनू ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सुलोचना ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, सोनू तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और बीना तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सुलोचना हंसकर बोली, यह बात सच है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर सोनू और बीना दोनों ही चौंक गए। सोनू और बीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने सोचा था कि सुलोचना घर छोड़कर चली जाएगी और वह दोनों खुश रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सुलोचना की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सुलोचना का कहना सुनकर सोनू गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना?
इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह मेरे ही नाम है। सुलोचना गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। सोनू घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। सुलोचना ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर। जल्द से जल्द यह घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में वृद्ध लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सुलोचना अपने रूम में चली गई। सोनू और बीना सुलोचना को जाते हुए देखते ही रह गए। सुलोचना ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। विनोद की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा।